इस बात पे, इस फॉर्मूले पे 2-4 बड़ा सवाल भी कर लेते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल परसेंटेज के सवाल हैं। परसेंटेज मतलब जैसे बेटा क्या करते हैं उसको, इतने रुपए के आम खरीदे, इतने रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत मुनाफा वगैरह वगैरह। ए वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज द लेंथ बाय 30%। बेटा मैंने एक तार की जो लंबाई है उसको 30% बढ़ा दिया है, ठीक है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तार के रेजिस्टेंस में कितना फर्क पड़ेगा। स्ट्रेच करके बेटा 30% बढ़ा दिया आपने, स्ट्रेच करके। तो ऐसा नहीं कि 30% की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। 30% अगर उसका रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे, सॉरी अगर लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया भी तो घटेगा। तो रेजिस्टेंस बेटा 30% नहीं बढ़ेगा, 30% से ज़्यादा बढ़ेगा। कितना सोचते हैं। आई नो दैट कि जिस टाइम तुम स्ट्रेच करते हो उस टाइम पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। मान लेते हैं कि पहले लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस आपके पास सम कांस्टेंट टाइम्स L स्क्वायर था। अब मैंने लेंथ बढ़ा ली, पहले कितनी थी 30, सॉरी पहले कितनी थी L, उसमें 30% बढ़ा ली है, 30%। ऐसे निकालने परसेंटेज, ठीक है। मेरे पास आ गया दैट इज 1.3 टाइम्स ऑफ L। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ये ना पता हो कि 30% बढ़ाने का मतलब क्या होता है। हो सकता कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो, तो चलो बता देता हूँ। 30% बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर लेंथ पहले 100 थी तो आपने 30 बढ़ा दी। तो पहले अगर आपके पास लेंथ L थी तो 30/100 इंटू L बढ़ा दी। L तो थी, इतनी बढ़ा दी तो नई लेंथ ये हो गई, ठीक है ना। हालांकि शायद 8वीं क्लास में सीखा होगा ऐसा, ठीक। तो नई वाली लेंथ आपके पास आ गई है ये। अब आप कह सकते हो कि नया वाला जो लेंथ है वो आपके पास 1.3 टाइम्स L है, इसलिए नए वाले रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हो K टाइम्स नई वाली लेंथ का स्क्वायर। 1.3 का बड़ा स्क्वायर बेटा मेरे ख्याल से 1.69 होता है इंटू KL स्क्वायर। तो नया वाला रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास 1.69 टाइम्स पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपका बेटा पहले अगर R था तो अब 1.69 टाइम्स R हो गया। मुझसे क्या पूछा, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। बेटा अगर रेजिस्टेंस में अगर परसेंटेज चेंज पूछे, बेटा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बचपन से ही वही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल रेजिस्टेंस है 1.69 टाइम्स R, इनिशियल रेजिस्टेंस है R, इनिशियल है R इंटू 100, सो दैट कम्स आउट टू 69%। तो इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो 69% बढ़ गया है। ये बेटा आपका आंसर। सिंपल बेटा मैथमेटिक्स, खास तौर से लगभग 8वीं 9वीं की जो मैथमेटिक्स है वही सवाल के अंदर थी। ऐसी ही 8वीं 9वीं की मैथमेटिक्स थोड़ी सी और कर लेते हैं। सुनना बेटा, इफ वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज लेंथ बाय 1%। बेटा लेंथ को मैंने 1% बढ़ा लिया है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच किया तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर। तो पहले अगर लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस आपके पास R था, सम कांस्टेंट टाइम्स L स्क्वायर। अब लेंथ 1% बढ़ गई है, मतलब अब नई वाली लेंथ आ गई है, पुरानी वाली लेंथ प्लस 1% ऑफ L। तो मेरे पास नई वाली लेंथ आ गई है 1.01 टाइम्स ऑफ L। तो नया वाला जो लेंथ है वो 1.01 टाइम्स L है। तो नई वाली रेजिस्टेंस मेरे पास आएगी कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है बेटा। ये KL स्क्वायर तो ठीक है, 1.01 का स्क्वायर करना बेटा मेरे ख्याल से 1.01 का जो स्क्वायर है 1.01 इंटू 1.01 बेटा इसका स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी 1.01
0.0201 टाइम्स KL²। ये जो KL² है ये तो हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस ही है, तो हम कह सकते हैं कि नया वाला रेजिस्टेंस विल बी 1.0201 टाइम्स पुराना वाला रेजिस्टेंस। सर मुझसे तो परसेंटेज चेंज पूछा है बेटा। परसेंटेज चेंज ऑब्वियसली मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। कभी अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना। मेरे पास ये आ गया 1.0201 माइनस 1 इंटू R अपॉन R इंटू 100। R से बड़ा R कैंसिल हो गया बेटा, मेरे ख्याल से 2.01%। ये हमारा आंसर है। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी। टफ इसलिए क्योंकि बेटा ये 1.01 का स्क्वायर निकालने में हल्का सा टाइम लगता है। तो जब भी परसेंटेज छोटे हो, जब भी परसेंटेज चेंज जो है जब वो स्मॉल हो तो हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन से भी काम कर सकते हैं। कैसे? सुनना। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू K टाइम्स L²। ठीक है, पूरे का लॉग ले लो। मेरे पास आ गया ln R इज इक्वल्स टू ln K प्लस 2 टाइम्स ln L। पूरे को डिफरेंशिएट कर दो। ln R का डिफरेंशिएशन आएगा 1/R इंटू DR। बेटा K तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 प्लस 2 टाइम्स ln L का डिफरेंशिएशन आएगा 1/L इंटू DL। अब ध्यान से देखो, DL है बेसिकली चेंज इन लेंथ, DR है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन रेजिस्टेंस, कि इतनी लेंथ चेंज होने पर कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, है कि नहीं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब ये DL और DR हो, मतलब जब चेंजेस बहुत छोटे हों। बड़े चेंजेस हुए, जैसे बेटा मान लो पिछला वाला जो सवाल था उसमें हमने लेंथ को 30% बढ़ाया था, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं देगा। लेकिन जब लेंथ ऐसे 1%, 2%, 0.1%, 0.25% ऐसे बढ़ रही हो, घट रही हो, उस केस में ये वाला फॉर्मूला काम दे सकता है। दोनों तरफ से अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा चेंज इन रेडियस अपॉन एक्चुअल रेडियस इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इंटू 100। दोनों तरफ बेटा मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्या है? ये है बेटा आपका ऑफकोर्स चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन एक्चुअल रेजिस्टेंस इंटू 100। बेटा ये है आपका परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। कितना आएगा ये आएगा 2 टाइम्स, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इंटू 100। अरे यही तो हमारा परसेंटेज चेंज इन लेंथ है। बड़ा ध्यान से देखना, सवाल के अंदर हमें परसेंटेज चेंज इन लेंथ दे रखा था 1%, तो मैंने इसको लिख दिया 1%। 2 टाइम्स 1% इज ऑफ कोर्स 2%। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से करता हूं तो 2% आंसर आता है, एक्यूरेटली करता हूं तो 2.01 आता है। लगभग सेम ही है। लेकिन ये वाला तरीका तो हमेशा वैलिड है, और ये वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब बेटा आपके परसेंटेज चेंजेस काफी छोटे हों। अदरवाइज तो ठीक है बेटा, पूरा का पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, ये चेंज किस में आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये वाली बात बेटा आपको थ्योरी के अंदर भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, याद भी करा चुका हूँ। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसके कारण वगैरह क्या है वो हम डिटेल के अंदर पहले देख चुके हैं। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करता है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, आराम से इत्मीनान से सुनना। मान लीजिए कि बेटा आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उस टाइम पर किसी तार का रेजिस्टेंस है R0। टेम्परेचर बढ़ा और मान लीजिए बेटा टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस हुआ तो रेजिस्टेंस लेट से बेटा आपके पास हो गया R। अगर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और T प्लस dt डिग्री सेल्सियस किया तो रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा R प्लस dr। dt टेम्परेचर बढ़ाने पर dr रेजिस्टेंस तार का बढ़ा है। ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना रेजिस्टेंस था वो होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है वो होगा।
इस कारण से हमारे पास आता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू कितना रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय कितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ये जो अल्फा है बेटा, इसे हम थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो होगी, ध्यान से देखना बेटा, ये ओम ओम तो बेटा क्या हो जाएगी, कैंसिल, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। इसकी जो यूनिट है बेटा 1 डिग्री सेल्सियस या फिर बेटा 1 केल्विन हो जाएगी। अगर कोई इसके डायमेंशन पूछेगा तो 1 टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर के डायमेंशन बता चुका हूँ, के यूज़ करते हैं, तो 1/k या फिर k की पावर -1। अक्सर बेटा आपको अल्फा की वैल्यू सवाल के अंदर दे रखी होगी। खैर मुद्दे पे आता हूँ, इस r को नीचे ले आओ, मेरे पास आ गया है dr/r इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स dt। अक्सर सवालों के अंदर बेटा अल्फा कांस्टेंट होता है, तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर रखो, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो। जब शुरुआत में जब टेम्परेचर जीरो था, जब बेटा शुरुआत में टेम्परेचर जीरो था तो रेजिस्टेंस बेटा आपका R0 था। जब टेम्परेचर T हो गया तो रेजिस्टेंस आपके पास R हो गया। आसान सा इंटीग्रेशन है, dr/r का इंटीग्रेशन होगा ln r, लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, R0 से R तक। अल्फा टाइम्स dt का इंटीग्रेशन T होगा बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके T तक। ठीक है, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ln r/r0 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R0 e रेज टू पावर अल्फा इंटू टी। तो किसी भी टी टेम्परेचर पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है बेटा वो आएगा R इज इक्वल्स टू R0 e रेज टू पावर अल्फा इंटू टी। ठीक है, टी एक तरह से चेंज इन टेम्परेचर भी है। भाई शुरुआती वाला टेम्परेचर तो जीरो था, अब टेम्परेचर बड़ा बढ़ के कितना हो गया, टी हो गया। तो ऐसे केस में टेम्परेचर बोल दो या फिर चेंज इन टेम्परेचर बोल दो, एक ही बात है, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है R इज इक्वल्स टू R0 e रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी, एक ही बात, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है टी, इनिशियल था जीरो, तो चेंज इन टेम्परेचर भी टी आएगा और डेल्टा टी भी टी है, डेल्टा टी भी नहीं आएगा, सेम है। अच्छा एक छोटी सी बात और, अक्सर सवालों के अंदर आपके जो अल्फा होता है वो बहुत छोटा होता है, और अल्फा इंटू डेल्टा टी जो है वो 1 के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। इस कारण से इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और आसान कर सकता हूँ। सर कैसे कर सकते हो, सुनना। हो सकता है आपने पढ़ा हो कभी मैथ्स के अंदर कि e रेज टू पावर x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर x की वैल्यू 1 के सामने बहुत बहुत छोटी है तो मैं कह सकता हूँ कि देखो भाई 1 के सामने अगर बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो और छोटा आएगा। x की पावर क्यूब बहुत ही छोटा आएगा, उसको मैं 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा बहुत छोटा आएगा। तो ये सारी टर्म बहुत छोटी हो जाएंगी और e रेज टू पावर x को मैं नियरली 1 प्लस x लिख सकता हूँ। कब, जब बेटा x बहुत छोटा हो। इसी तरह से अल्फा डेल्टा टी अगर 1 के सामने अगर बहुत छोटा है तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि नया वाला रेजिस्टेंस विल बी पुराना वाला रेजिस्टेंस इंटू ई रेज टू पावर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस x। x बेटा क्या है, अल्फा डेल्टा टी। अक्सर बुक्स के अंदर बेटा ये वाला फॉर्मूला ही दिया रहता है और इसी फॉर्मूले से सारी कहानी बनती है। ये वाला फॉर्मूला बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करते हैं जब अल्फा डेल्टा टी 1 के कंपेरेबल होता है, अदरवाइज बेटा अल्फा इतना छोटा होता है कि मोस्टली सवाल तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इससे ही बन जाते हैं। तो मैं जो फॉर्मूला याद करने वाला है उस पर आता हूँ। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू R0 अल्फा डेल्टा टी। आप ऐसा कह सकते हो कि नया वाला रेजिस्टेंस है, पुराना वाला रेजिस्टेंस प्लस समथिंग। ये समथिंग क्या है, ये समथिंग है कि आपका कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। तो डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा R0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस इज योर चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया
कि सर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। और बेटा अगर मैं इसको रखूंगा, चेंज इन रेजिस्टेंस है आर नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन आर नॉट, तो कोई अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछेगा तो मैं सीधा बोल सकता हूं अल्फा डेल्टा टी। किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो मैं लिख दूंगा दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100, ऊपर वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रख लो कि ये आपका चेंज इन रेजिस्टेंस है। वो ई रेज टू पावर समथिंग वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशल केस की कहानी है। अदरवाइज तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही वाला फॉर्मूला मोर देन एनफ है। इससे हमारा सारा का सारा काम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से बन ही जाएगा, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, चलिए बेटा सवाल करते हैं। किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 10 ओम। उस तार का, वायर का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा मुझे 2 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। मुझसे पूछा है 15 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना होगा। वेरी सिंपल, पहले एक बार चेक कर लो कि अल्फा डेल्टा टी है कितना। अल्फा है 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। बेटा पहले 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में 15 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना हो गया कैंसिल, तो 30 × 10⁻⁻⁴ या फिर 3 × 10⁻⁻3। ऑफ कोर्स बेटा 3 × 10⁻⁻3 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। इस केस में हम कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला R = R0 e⁻ अल्फा डेल्टा टी वाला जो फॉर्मूला है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे मोस्टली सवाल तो इसी फॉर्मूले से आएंगे, बट ठीक है मैं पहली बार सवाल कर रहा था इसलिए चेक कर रहा था। R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 10 ओम इंटू 1 +, अब बेटा अलग से अल्फा डेल्टा टी लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं बेटा, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 × 10⁻⁻3, दैट इज 10 ओम + 0.03, दैट इज 10.03 ओम्स। ये बेटा आपका आंसर है, ये बेटा आपका आंसर है। समझ गए बच्चे? चलिए बच्चों एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, सवाल सुनिएगा। हमारे पास एक तार है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस रखता है 10 ओम। इस तार का जो अल्फा है दैट इज 0.01 पर डिग्री सेल्सियस। मुझे पूछा है बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना होगा। अब जो बच्चा कम सोचता होगा वो फटाक से लिखेगा कि सर R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। 10 ओम है 0 डिग्री सेल्सियस पे इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा है 0.01 पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। 0 से 100 हो गया तो ऑफ कोर्स चेंज इन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 10 ओम 1 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 20 ओम। यू शुड नो इट वेरी वेल कि दिस इज नॉट दैट एक्यूरेट आंसर। सर क्यों? पिछले वाला सवाल तो हो गया था इस फॉर्मूले से, बेटा इस बार आपका जो अल्फा डेल्टा टी है वो तो 1 आ गया। इट इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, इट इज इटसेल्फ 1। तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला फॉर्मूला काम नहीं देगा। हालांकि मैंने बोल दिया था कि मोस्टली सवाल इसी फॉर्मूले पे आएंगे। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड नहीं होगा जब अल्फा डेल्टा टी 1 के कंपेरेबल हो। तो ठीक है बेटा, अब वैसे कर लो कि R = R0 e⁻ अल्फा डेल्टा टी। R0 बेटा मेरे पास है 10 ओम e⁻ अल्फा डेल्टा टी। बेटा अभी भी मैंने निकाल के देख लिया कि अल्फा डेल्टा टी तो 1 आ रहा है। तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया है 10 × E टाइम्स ओम। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बेटा, वो क्या बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट या नेपियर कांस्टेंट, बेटा जिसकी वैल्यू होती है 2.7। ले बेटा कुल मिलाकर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आ गया 27 ओम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए इस बात को? इस बात पे बेटा जितने भी सवाल हैं वो आप चाहो थोड़ा शीट में से निपटा सकते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पावर। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहा है या फिर किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दैट सिस्टम। इसमें कंज्यूम होने की रेट भी हो चाहे बड़ा बनाने की रेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रेट है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम होने की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्रिएशन की। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करेगा उसे हम बोल देंगे सोर्स, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसे हम बोल देंगे लोड। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन सुनना। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल पावर is created or consumed। जिस रेट से, जिस दर से इलेक्ट्रिकल पावर को हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं, दैट रेट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। जो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करेगा उसे हम सोर्स कहेंगे, और जो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा बेटा उसे हम लोड कहेंगे। क्या कहेंगे, लोड। इलेक्ट्रिकल पावर बेटा मैंने पी लिख लूं, इट इज सिंपली कितनी आपने एनर्जी क्रिएट की या आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगर बड़ा टाइम टेकन बड़ा हो तो इस तरह से लिख लो, और अगर टाइम इंटरवल छोटा हो तो आप ऐसा कह सकते हो कि लेट्स से टाइम t से लेकर t प्लस dt तक हम लोगों ने du इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो कंज्यूम किया है या क्रिएट किया है। तो मैं कहूंगा कि जिस किसी ने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है या क्रिएट किया है उसका इलेक्ट्रिकल पावर जो आएगा वो आएगा कितनी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की या क्रिएट की डिवाइड बाय उसको कंज्यूम करने में या फिर क्रिएट करने में आपको समय कितना लगा, आपको बड़ा समय लगा है dt। ये बड़ा हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर है। फेयर एनफ। इलेक्ट्रिकल पावर सामान्य पावर की अगर देखें तो बेटा सामान्य पावर की तरह ही अगर देखें तो इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड। ऊपर तो एनर्जी है, एनर्जी तो होगी जूल, नीचे होगा टाइम बेटा दैट इज सेकेंड। बेटा जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज वाट। ऑब्वियस बात है बेटा ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। और रही बात डायमेंशन की तो ऊपर बेटा एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन तो हमें याद रहती है mL2T-2। नीचे आपके पास टाइम है तो मैंने इसको T लिख दिया, मेरे पास ये आ गया mL2T-3। ये हमारे पास पावर की डायमेंशन है। फेयर एनफ। आगे चलते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मैं दो भागों में विभाजित कर सकता हूं, एक है हमारा सोर्स और एक है हमारा लोड। सोर्स वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करेगा। सर आपने तो नहीं, लेकिन 5वीं क्लास में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जरूर किसी और फॉर्म की जो एनर्जी होगी उसको कंज्यूम करेगा और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सोर्स जो होगा इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट कन्वर्ट्स some other form of energy, maybe chemical energy, maybe solar energy, maybe heat energy into electrical energy. It converts some other form of energy into electrical energy. ये सम अदर फॉर्म क्या हो सकती है बेटा, ये सम अदर फॉर्म हो सकती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सेल या बैटरी, या फिर बेटा सोलर एनर्जी,
बेटा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपके पास सोलर सेल्स। और भी अलग अलग तरह की जो एनर्जीज होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कोई कन्वर्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। एक छोटी सी बात आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। मान लीजिए कि इस डब्बे के अंदर कोई सोर्स पड़ा है, डब्बे के अंदर बड़ा कोई सोर्स पड़ा है, ठीक है, और लेट से बड़ा करंट ऐसे आया, ये तार है, ये तार है, करंट यूं आएगा बेटा, ध्यान देना ध्यान देना। सोर्स के अंदर करंट जो होगा, सोर्स के अंदर जो करंट होगा बेटा वो हमेशा ही लोअर पोटेंशियल से एंटर करेगा और हायर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा। सोर्स के अंदर करंट जो होगा वो लोअर पोटेंशियल से एंटर करेगा और हायर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा। मैं लिखना चाहूं तो बेटा साइड में लिख सकता हूं इस बात को, इन सोर्स करंट enters at low potential and exits at high potential। ठीक, सर इसके पीछे कारण क्या समझाता हूं धीरे धीरे। मान लो बेटा यहां पर लोअर पोटेंशियल है 0 और यहां पर हायर पोटेंशियल है V, कुल मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस है V। किसी t टाइम पर कोई dq चार्ज है ना बड़ा वो यहां पर एंटर हुआ। जब यहां पर एंटर हुआ तो उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहां पर पोटेंशियल। चार्ज है dq और यहां पर सोर्स करंट पोटेंशियल है 0, तो बड़ा यहां पर एनर्जी है इनिशियल 0। जब यही चार्ज चलते 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 सोर्स के दूसरे एंड से बाहर निकला, उस टाइम लेट से टाइम हो चुका है t प्लस dt, मतलब dt समय में ये चार्ज यहां से यहां पहुंच गया। इस टाइम पर इसके पास चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, dq चार्ज निकल रहा बेटा यहां से, वो होगी dq मल्टीप्लाइड बाय सोर्स के कारण यहां पर पोटेंशियल, सोर्स के कारण यहां पर पोटेंशियल दैट इज v। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ा दी है, किसकी, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमने बढ़ा दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने चार्ज की बढ़ा दी है। यही तो हमारे एम है सोर्स का। ये जो सोर्स है किसी केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा और इस चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। ये जो चार्ज होगा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भाग कर बड़ा सर्किट के अंदर लगातार चलता जाएगा और जिस किसी को इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी उसको देता जाएगा। ध्यान से देखना, ये dq चार्ज जब यहां पर एंटर हुआ तो गिरा पड़ा था, मरा हुआ था, लेकिन जब इसी सोर्स को क्रॉस करके बाहर निकलने लगा तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट था, खा पी चुका, इसका पेट भरा हुआ है, इसका पेट भरा हुआ है, इसके पास एनर्जी आई कहां से, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहां से, इस सोर्स ने जरूर किसी एक फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया होगा और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने इस चार्ज को दे दी होगी। अब जब ये चार्ज आगे जाएगा तो हो सकता है कि रास्ते में से कूलर मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, एसी मिलेगा, उन सबको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार वो देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा। ये कौन है, सोर्स। इसने किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और जो चार्ज यहां से जा रहा था उसको उसने एनर्जी दे दी। सिंपल। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक कितनी एनर्जी बढ़ी तो आप बोलोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा एनर्जी बढ़ी है दैट इज dq into v। अगर कोई मुझसे पूछे कि पावर कितना होगा तो मैं बोलूंगा एनर्जी कितनी बढ़ी है डिवाइड बाय कितना समय लिया गया है। बेटा मेरे ख्याल से समय लिया गया dt, t पर एंटर होता t प्लस dt पर बाहर निकल गया तो मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू v इंटू dq अपॉन बेटा क्या dt। इस dq अपॉन dt को हम पहचानते हैं बेटा दैट कम्स आउट टू बी i। ले बेटा सोर्स के अंदर पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी क्लियर, सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मल्टीप्लाइड बाय करंट, एज इजी एज दैट। दिमाग में कोई कचरा क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसमें से गुजरने वाला करंट, ये बेटा उसका पावर है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, प्लीज आप इसको याद रखें। मैंने तो फील कराने के लिए बेटा और भी है ना बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन कोई बच्चा कहते हैं कि सर मुझे ना फील फाल होती, थोड़ा उस केस में याद कर लो। हालांकि मैंने पूरी तरह से ढंग से बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लोड। इस सोर्स ने लेट से
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर ये चार्ज भागा तो इसको रास्ते में कूलर मिलेगा। वो कूलर इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खींचेगा और वो कूलर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। उसके पंखे चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। वही बेटा चार्ज चलते बेटा लेट से किसी रजिस्टर में से गुजरा, किसी हीटर में से गुजरा, तो वो जो हीटर होगा उस चार्ज में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा और खाकर उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा बेटा किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। मान लो बेटा वही चार्ज चलते किसी स्पीकर से गुजरा, तो जैसे ही वही चार्ज स्पीकर के अंदर से गुजरा तो वो स्पीकर क्या होगा कि उस चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा साउंड एनर्जी के अंदर। तो वो जो बाकी सारे हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उन सबको हम बोलेंगे लोड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहा था उसको हम बोल रहे थे सोर्स, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसे हम बोलेंगे लोड। बड़ा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि पूरे सर्किट के अंदर वो एलिमेंट which consumes electrical energy and converts it into some other form। सर ये सम अदर फॉर्म क्या होगी बेटा, समझाया तो सही। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो समझ जाना बेटा जैसे पंखा हो गया, पंखा बेटा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। हीटर हुआ उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। स्पीकर हुआ उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सर इस एलिमेंट को मैं पहचानूंगा कैसे? देखो बेटा लेट्स से ये आपका लोड है, ठीक है, और इस लोड के अंदर लेट से बेटा करंट जो है वो ऐसे आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात बेटा ये है कि करंट अगर ऐसे आ रहा है तो लोड में हमेशा हायर पोटेंशियल पर करंट एंटर करेगा और हायर पोटेंशियल पर करंट एंटर करेगा और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा। बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इन लोड current enters at high potential and exits at low potential। सोर्स का बिल्कुल उल्टा है बेटा। यहां पर लोअर पोटेंशियल है तो मैंने यहां का पोटेंशियल 0 मान लिया, यहां पर हायर पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल मैंने V मान लिया, ठीक है। एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो टर्म है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास V है। लेट्स से बेटा किसी टाइम t पर कोई dq चार्ज यहां पर आया, dq चार्ज यहां पर आएगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी? उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी dq मल्टीप्लाइड बाय यहां पर पोटेंशियल, बेटा यहां पर पोटेंशियल है V। जब वही चार्ज पार्टिकल चलते लोड के दूसरे सिरे से बाहर निकल रहा होगा तब टाइम हो चुका है t प्लस dt। उस चार्ज पार्टिकल को यहां से तक आने में समय लगा है dt। अब उसके पास एनर्जी हो गई है बेटा कितनी, उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लोड के कारण यहां पर पोटेंशियल, बेटा लोड के कारण पोटेंशियल है 0। सर उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो 0 हो गई। यही तो बात है बेटा, जो आपका चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ उसके पास यहां एनर्जी ज्यादा थी और यहां एनर्जी कम थी, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी घट गई। कहां गई? सर आपने तो नहीं, लेकिन हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सही बात है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस लोड ने कंज्यूम कर ली होगी और किसी और फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया होगा। अगर मैं यहां से यहां तक आपसे ये पूछूं कि बताओ कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लोड में अगर आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे सर एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी दिस माइनस दिस। पहले ज़्यादा एनर्जी थी, बाद में कम हो गई, और जितनी कम हो गई वही एनर्जी हमारी कंज्यूम्ड है। ये एनर्जी कंज्यूम होने में समय कितना लगा? तो आप बोलोगे सर ये एनर्जी कंज्यूम होने में समय लगा है dt, और एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है du, उसको कंज्यूम करने में समय कितना लगा है dt। यही तो हमारे लोड का पावर है।
और आप ऐसे बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू, ये तो एनर्जी कंज्यूम्ड, डिवाइड बाई डी टी, ये आपका टाइम। ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है बड़ा, ये हमारा करंट आ गया V इंटू आई। सर तो वही फॉर्मूला आ गया, हाँ वही फॉर्मूला आ गया। चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, पावर का फॉर्मूला बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, V इंटू आई। बस सोर्स के अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्रिएशन की रेट है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन की रेट है। वहाँ पर बेटा करंट जो आया था वो लोअर पोटेंशियल पे एंटर हुआ था, हायर पोटेंशियल पे एग्जिट हुआ था। लोड वाले केस में हायर पोटेंशियल पे एंटर हुआ था और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट हुआ था। प्लीज़ बेटा ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ठीक है प्यारे बच्चों। एक छोटा सा, दो छोटे छोटे से सवाल पूछ रहा बेटा आपसे। ये बड़ा कोई डब्बा है, ठीक है, ये बड़ा कोई डब्बा है और करंट ऐसे आ रहा है। करंट आ रहा है बेटा 5 एम्पियर। इधर का पोटेंशियल बेटा मुझे दे रखा है 3 वोल्ट, इधर का पोटेंशियल मुझे दे रखा है लेट्स से बेटा 9 वोल्ट, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो डब्बा है इसके अंदर सोर्स पड़ा है या लोड पड़ा है। और दूसरा सवाल मेरे पास ये है कि जो कोई भी है बताओ उसका पावर कितना है, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ। ये बड़ा कोई डब्बा है, करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे 3 एम्पियर, जा रहा है ऑफ कोर्स 3 एम्पियर। यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास बड़ा 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास 6 वोल्ट है। अगेन मेरा बड़ा सवाल वही है कि इसके अंदर सोर्स है या आपका लोड है। दूसरा सवाल बड़ा वही है कि इसका पावर क्या है। ध्यान से देखना बेटा, करंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है और लो पोटेंशियल पे एग्जिट कर रहा है। हाई पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है, लो पोटेंशियल पे एग्जिट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है बेटा ये तो आपका सोर्स हो गया। सॉरी अरे यार, हाई पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है, लोअर पोटेंशियल पे एग्जिट कर रहा है, बेटा क्या हो गया, लोड हो गया। अच्छी बात है बेटा। सर पावर क्या होगा, बेटा पावर के लिए चिंता मत करो, फॉर्मूला तो एक ही बेटा, V इंटू आई। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट है बेटा 5 एम्पियर, 6 पंजो 30 वोल्ट इंटू एम्पियर विल बी ऑलवेज इक्वल टू वाट। अरे बेटा यहाँ पर ना माइनस माइनस लिख लो, जिससे ये लोड हो जाए तो वो सोर्स हो जाए, इसलिए है ना, ठीक है। अब बेटा बताओ कि ये सोर्स है या लोड है, तो आप बोलोगे देखो सर -10 वोल्ट कम पोटेंशियल है और -6 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल है, तो लो पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है, हायर पोटेंशियल पे करंट एग्जिट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये हमारा क्या हो गया है, सोर्स। इसका पावर क्या होगा, पावर मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्रिएशन की रेट क्या होगी, आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स V इंटू आई। V बेटा यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वो है 4 वोल्ट मल्टीप्लाइड करंट, करंट है 3 एम्पियर, आंसर कम्स आउट विद 12 वाट। सिंपल, ठीक है। कभी भी किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। आगे चलें, चलिए आगे चलें, चलिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ रजिस्टर। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे, एक बैटरी होगी, एक रेजिस्टेंस होगा। बैटरी जो होगी वो अक्सर सोर्स होगी अक्सर, और रजिस्टर होगा वो हमेशा ही लोड होगा। कैसे समझाता हूँ, दोनों का ही पावर भी देखते हैं, समझते भी सारी की सारी कहानी। सबसे पहले बेटा लेट्स से कि मेरे पास ये कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस लेट्स से बेटा आपके पास R है। मान लीजिए बेटा करंट ऐसे एंटर कर रहा है, आप इस बात को जानते हो बेटा, समझते हो इस बात को कि रजिस्टर में करंट हमेशा कहां से कहां आता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर करंट आपके पास यूं आ रहा है और अगर करंट की वैल्यू अगर आपके पास आई है, तो ऑब्वियस बात है कि इधर वाली साइड हायर पोटेंशियल है, इधर वाली लोअर पोटेंशियल है। यही नहीं, यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी मेरे प्यारे बालक जानते हैं कि I इंटू आर, ठीक है। यहां से मेरे बच्चे 2 इन्फरेंसेस बोल सकते हैं, 2 रिजल्ट बोल सकते हैं। पहला रिजल्ट मेरा बच्चा बोलेगा कि सर देखो कि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, आपने में सिखा रखा है।
इसका मतलब रजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब रजिस्टर हमेशा लोड की तरह ही काम करेगा, कभी वो सोर्स की तरह काम नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस कैन एक्ट लाइक लोड ओनली, और अगर ये लोड की तरह बिहेव करेगा तो हम ऐसा कह देंगे कि ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको कन्वर्ट कर देगा किसी और फॉर्म के अंदर। अगर मान लो बल्ब हुआ, थोड़ा बल्ब तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूम करेगा और उसे लाइट में कन्वर्ट करेगा। अगर कुछ ना बोल रखा हो ना तो हम ये मानेंगे कि इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू हीट। अगर कुछ ना बोल रखा हो तो, अदरवाइज जैसा बोल रखा होगा वैसा मान लेंगे, अदरवाइज बेटा हम हमेशा हीट ही मानेंगे। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे मान तो लिया, लेकिन पावर कितना होगा। मेरे बच्चों ने सर क्या फालतू बात कर दी आपने, पावर का तो आपने सीधा साधारण फॉर्मूला सिखा रखा है V इंटू आई, वो सर हमेशा वैलिड है तो उसमें भी वैलिड है। आपने बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन V की वैल्यू रेजिस्टेंस के केस में हम जानते हैं कि I इंटू आर है। तो मेरे पास पावर का एक प्यारा सा फॉर्मूला और आ गया, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर, आई को अगर मैं लिखना चाहूं थोड़ा V बाई आर लिख दूं, तो V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, बेटा दैट कम्स आउट बी V स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान रखना बेटा, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए ही है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो हमेशा ही है, चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, चाहे बैटरी हो, चाहे आगे जाकर कभी कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, कुछ भी हुआ, ये वाला फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है। लेकिन V को आई आर तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए लिख पाऊंगा ना, तो ये दोनों जो फॉर्मूले ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस स्पेसिफिक ही आपके पास फॉर्मूले, ठीक है। अब तीसरी बात, पावर पता लग गया। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर पावर पता लग गया तो क्या मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल सकता हूं, बड़ा बिल्कुल निकाल सकते हो। पावर पता है तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होने की रेट पता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, बड़ा वेरी सिंपल। अगर आपका पावर कांस्टेंट है तो आप सीधा बोल दो कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी पावर इनटू टाइम। पावर को चाहे तुम VI लिख दो, चाहे बेटा तुम आई स्क्वायर इंटू आर लिख दो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों तुम V स्क्वायर अपॉन आर लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो बड़ा बड़े आराम से हमारा पावर आ जाएगा। अगर मेरे बाल को कभी पावर कांस्टेंट ना हुआ और टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, पावर इनटू छोटा सा टाइम इंटरवल। फिर ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल के अंदर एनर्जी कंज्यूम्ड निकालते रहो और उन सबको इंटीग्रेट कर लो। और जैसे कि आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन मतलब इसमें ऐड कर लो, एडिशन ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। तो मैंने ऐसे कर दिया, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू आई इंटू डी टी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ V स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी, जैसे पसंद हो वैसे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। मैं एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक यूनिट है ना वो और बताना चाहूँगा, अच्छा सा पॉइंट है, आराम से इत्मीनान से बेटा मेरी बात सुनना। हमारे घरों में बेटा जो बिल आता है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आपने देखा होगा पर यूनिट आता है। जैसे किसी स्टेट के अंदर पर यूनिट बिजली के जो भाव हैं वो 8 रुपये हैं, कहीं पर बड़ा 9 रुपये हैं, है ना, किसी स्टेट में तो 300 यूनिट फ्री है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कई हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में हो कि सर ये एक यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एक यूनिट है इसका अर्थ है 1 किलोवाट आवर। क्या है बेटा, 1 किलोवाट आवर। सर ये क्या हो गया, सर तो किलोवाट लिखा हुआ है तो पावर होना चाहिए, यहां पर तो आपने एनर्जी बोली है। बेटा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो कुल मिलाकर हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब
1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय आर, बेटा आर इज ऑफ कोर्स 3600 सेकेंड। इसका मतलब हो गया बेटा कितना, 3.6 इंटू 10⁻6 आ गया क्या, 1 2 3, हाँ, वॉट इंटू सेकेंड इज ऑफ कोर्स बेटा क्या, जूल्स। ये है हमारा 1 यूनिट। कभी भी अगर बेटा मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट बोल दे कि 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स या फिर 1 किलोवाट आर। ये जो 1 किलोवाट आर है इसका तुम अर्थ तो समझ गए ना, कि तुम एक तरीके से 1 किलोवाट की पावर कंज्यूम कर रहे हो लगातार 1 घंटे तक, लगातार 1 घंटे तक। मतलब तुम एक तरीके से 1 किलोवाट पावर जो है वो कंज्यूम कर रहे हो बेटा कितनी देर तक, 1 घंटे तक। तो इतनी एनर्जी आ जाएगी। इसको उल्टा भी लिख सकता हूं मैं कि मतलब वो भी तरीके से देता हूं कि 2 किलोवाट पावर निकालूं लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाफ घंटे तक, तब भी इतनी एनर्जी होगी। अगर मैं 10 किलोवाट पावर अगर निकालूंगा तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 1/10 आवर तक निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं 0.1 किलोवाट अगर पावर निकालूंगा तो ऑफ कोर्स 10 घंटे तक मैं इतनी एनर्जी निकाल सकता हूँ। ये तो खैर सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत ऐसी हाई फाई बात नहीं है। आई रियली होप सारी बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए बल्ब को आप एक रेजिस्टेंस मानना। सवाल में ऐसा लिखा नहीं रहता बेटा, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट मानना ही होता है। रेजिस्टेंस मानना है बेटा किसको, बल्ब को। हाँ बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, ए बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट। बेटा रेटेड एज का मतलब ये है कि ये बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट, ये बल्ब पर लिखा हुआ है। आप उठा के देख लेना बेटा घर पे, घर पर कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उठा के देख लेना, बल्ब देख लेना, ट्यूबलाइट देख लेना, एसी देख लेना, फ्रिज देख लेना, कोई सा देख लेना, उस पर ये 2 चीजें लिखी होंगी कि भाई इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इसका पावर ये है। ये जो पावर है इसका अर्थ क्या है कि मैं इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं, सॉरी इतना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा हूं। एनर्जी कंज्यूम करने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, उठा के देख लेना। तुम अगर टीवी देखोगे तो हो सकता है कि उस पर ऐसा लिखा हो 220 वोल्ट 80 वाट, ऐसा कुछ लिखा होगा। फ्रिज पे हो सकता है कि लिखा हो 220 वोल्ट एंड 100 वाट, कुछ ऐसा लिखा होगा, 200 वाट ऐसा लिखा हो, कुछ ना कुछ लिखा होगा ऐसा। हो सकता है कि एसी पर कुछ ज़्यादा लिखा हो कि 220 वोल्ट एंड 500 वाट, कुछ ना कुछ लिखा होगा उसके ऊपर, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि अगर मैंने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस बल्ब के एक्रॉस लगाया तो उस बल्ब का पावर 100 वाट होगा। ऑफ कोर्स ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दोगे तो पावर चेंज हो जाएगा, इसलिए साफ साफ लिखा उसने कि ये बल्ब का जो पावर है ये तभी है जब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। सिर्फ पावर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पावर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि पावर तो खुद इस बात पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज और करंट क्या है, करंट खुद डिपेंड करता है कि वोल्टेज क्या है। तो सारा का सारा पावर तो बड़ा वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो साथ में वोल्टेज लिखते हैं कि हाँ भैया ये वाला जो पावर है इतने वोल्टेज पे है। पता लगा कि ना बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है, तो हमें पता लग गया कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो 100 वाट का ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। हमने मान लो कि उसको 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो हो सकता है कम पावर दे, तो हम बल्ब वाली कंपनी से झगड़ा नहीं कर सकते कि अरे भाई 100 वाट से कम पावर कैसे दे रहा है। क्यों झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई 100 वाट तभी देगा जब आप 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप उसके अक्रॉस लगाओगे, लिखा रखा उसने। और अगर मान लो कि कंपनी सिर्फ 100 वाट लिख के दे देगी तो हम झगड़ा कर लेंगे उससे कि अरे भाई आपने तो बताया नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाना होता है, वो भी 220 लगाना होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में पूरा एकदम ढंग से स्पेसिफाई कर रखा होता है। खैर मुद्दे पे आते हैं, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। बेटा मुझसे पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे मैंने कहा बेटा बल्ब को आप एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, ठीक है बेटा। पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और मुझसे पूछा बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो, बेटा पावर का फॉर्मूला पता है क्या, मैं बच्चों ने हाँ से पता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला तो V/I है। मेरे ये फॉर्मूला काम का नहीं है बेटा, क्योंकि पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, इससे मैं करंट निकाल सकता हूँ कि इस टाइम पर कितना करंट बह रहा होगा। मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए तो चलो सर I² × R लिख लूँ। अरे नहीं बेटा I भी तो नहीं पता, चलो सर फिर मैं V² / R लिख लूँ। हाँ V² / R लिख ले, मजा आ जाएगा।
मेरे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, दैट इज 220 इंटू 220, पावर है बेटा आपका 100, बेटा 22 इंटू 22 मेरे ख्याल से 484 ओम्स। इसका मतलब बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम है। अब ये जो बल्ब का रेजिस्टेंस है ना, ये तो फिक्स है। अब चाहे तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ या ना लगाओ, रेजिस्टेंस तो इतना रहेगा। अब कितना करंट बहेगा, कितना पावर बहेगा, वो आपस में एक दूसरे पर रिलेट कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो बल्ब का 484 ओम ही रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल, पहला सवाल तो हो गया बेटा, करंट थ्रू बल्ब इफ 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर मैं इस बल्ब के अक्रॉस 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो करंट कितना होगा, तो करंट कितना होगा निकाल लेंगे। या बेटा यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल, करंट आएगा ऐसे। करंट की वैल्यू मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब बेटा तो कह रहा है कि सर मैं 110 लगाऊंगा, लगा दे, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस इज 484, बेटा 11 से ये जाएगा तो ये 10, और बेटा ये कितना हो जाएगा, इतना करंट आना चाहिए बेटा, इतना करंट आना चाहिए। सही देखिए मैं 5/22 एम्पियर, इतना करंट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पावर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 110 वोल्ट, 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो बल्ब का पावर क्या होगा। अब कोई बेवकूफ बच्चा बोल देगा सर 100 वाट लिखा हुआ तो है, अरे 100 वाट तो तब था जब 220 लगाओगे यार, पोटेंशियल डिफरेंस कम लगाओगे तो पावर कम आएगा, और मान लो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा तो पावर 0 भी आएगा। सर अब कितना आएगा पावर, अब बेटा पावर अगर निकालना है तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, चाहे वी स्क्वायर बाई आर कर लो। वी कितना है 110 बोला है, 110 इंटू 110 अपॉन रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस है 484, ठीक है बेटा। 11 से बेटा ये गया 10, 11 से बेटा ये बेटा 22 इंटू 22 तो एक तरीके से, ठीक है, तो बेटा ये 11 से जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। ये अगेन 11 से जाएगा तो ये 10 बच जाएगा, ये बेटा 11 से जाएगा तो 2 बच जाएगा। 100 डिवाइड बाई 4 बेटा कितना जाएगा 25 वाट। सर लिखा हुआ 100 वाट है, 100 वाट तो 220 पे था। यही पावर मेरा कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं किसी और तरीके से निकाल सकता हूँ, बेटा निकाल सकते हो, V इंटू आई से भी कर सकते हो। सर V कितना है बेटा, V है 110, सवाल के अंदर लिखा हुआ है, और जब V की वैल्यू 110 है उस टाइम पर कितना करंट हमें अभी भी निकाला है, कितना 5/22। 11 से बेटा फिर से डिवाइड होगा, बेटा सॉरी 22 पंजो 25 25 25 25 वाट। या कोई मेरे बच्चा बोलते हैं कि सर पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर लगा दो, बेटा बिल्कुल लगा दो, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट है उस टाइम पर कितना करंट तुमने पिछले सवाल में निकाला था, तो आई स्क्वायर इंटू आर कर दो। आई बेटा कितना है 5/22 इंटू आर, आर है बेटा 484, ये दोनों कैंसिल, बेटा 22 बच गया। ओ सॉरी आई स्क्वायर करना था, मेरी गलती, आई स्क्वायर करना है तो 5/22 इंटू 484, बेटा 484 तो बेटा 22 का स्क्वायर ही तो है, दैट कम्स आउट बी 25। जो फॉर्मूला पसंद है वो लगाओ। आई हम पहले से निकाल चुके थे, कब, जब 110 का पोटेंशियल डिफरेंस था। सारे के सारे सवाल बड़े आराम से इत्मीनान से अपन से हो ही गए। ठीक है प्यारे बच्चों, पसंद आया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बैटरी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बेटा बैटरी को ऐसे हल्का सा ही, जितना मेरे काम का ना उतना पढ़ा के छोड़ रहा हूँ। हालांकि बैटरी तुम लोग बहुत डिटेल के अंदर बड़े आराम से केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, और बिल्कुल तुम खोल के एकदम अंदर तक की सारी बातें पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उतनी पढ़ाऊँगा जितनी फिजिक्स में आती है और मुझे आती है, ठीक है। मैं तो सिर्फ उतनी ही पढ़ा पाऊँगा जितना फिजिक्स में काम का है और जितनी मेरे को आती है, ठीक है। तो
उससे हमारा सारा फिजिक्स का काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर अगेन किसी को बैटरी के अंदर की और बातों को अगर गहराई से अगर जानना हो कि कौन से मेटल्स यूज़ करते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस बात है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ सकते हैं, सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे, आलोक सर पढ़ाई देंगे। पहली बात तो बैटरी का काम क्या है। बैटरी जो है उसकी जिम्मेदारी किसी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराने की है, या फिर ऐसे कहें कि ये एक तरीके से इन जनरल सोर्स की तरह बिहेव करती है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑफ कोर्स जो लोड वाली चीज़ें होंगी वो लगातार कंज्यूम करती रहेंगी। तो पहले बेटा 2-3 छोटी मोटी बातें हैं। बेटा बैटरी जो है इट इज responsible for driving the charge carrier। जैसे बेटा चार्ज वैसे कौन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द चार्ज कैरियर्स इन द सर्किट। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भगाने की जिम्मेदारी बड़ा इसी की है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि करंट को दौड़ाने की जिम्मेदारी इसी की है, ठीक है। बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट के अंदर करंट के फ्लो की मेजर जिम्मेदारी इसी की है। ये अक्सर सोर्स की तरह काम करती है, केमिकल एनर्जी कंज्यूम करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करती है। इन जनरल मतलब अक्सर, इन जनरल इट एक्ट्स लाइक सोर्स and converts chemical energy into electrical energy। सर आपने इसमें इन जनरल क्यों लिखा है, हमेशा से नहीं होता क्या? अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे ना, तब बड़ा ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी और केमिकल एनर्जी क्रिएट कर रही होगी, तब बात अलग है। अदरवाइज बड़ा हम बैटरी अक्सर किस तरह से यूज़ करते हैं, सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। कभी कभी बैटरी को चार्ज भी करना पड़ जाता है, तो उस केस में उल्टा हो जाता है। अदरवाइज बेटा यही कहानी, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं हल्की बेटा छोटी छोटी बातें बोलना चाहता हूँ, है ना। मैंने पहले बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल के बारे में बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मस्ट भी नहीं है, हमारे काम का भी नहीं ना। ये बेटा मेरे पास कोई कंटेनर है ऐसे, और इस कंटेनर के अंदर ऐसे बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें क्या रिएक्शन होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपने आप में एक ऐसा आयनिक सॉल्यूशन है, मतलब पानी ले लो और पानी के अंदर कोई आयनिक कंपाउंड डाल दो, घोल दो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग क्या कीजिए, 2 मेटल की प्लेट्स है ना, उनको डिप कर दीजिए ऐसे। बड़ा दोनों मेटल की जो प्लेट्स है ना, ये अलग अलग मेटल्स की होनी चाहिए। अगेन किस किस मेटल की होगी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो केमिस्ट्री वगैरह में बिल्कुल बड़े आराम से पढ़ाते होंगे, ठीक। मैं इतना कंसर्न नहीं हूं। ऐसे बेटा आप 2 मेटल की जो प्लेट्स है ना, वो लिख लीजिए ऐसे। बड़ा इस प्लेट का एरिया ए और इस प्लेट का एरिया भी लेट से ए, और दोनों प्लेट्स के बीच में लेट से बड़ा जो सेपरेशन है वो आपके पास है एल, ठीक है। यहां तक मामला सेट है। अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होंगे उसके अंदर कैटाइंस और अनायंस अलग अलग हो जाएंगे, मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऐसे अलग अलग हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर जाकर जम जाएगा, बड़ा पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर जाकर जम जाएगा, और नेगेटिव चार्ज दूसरी वाली प्लेट पर जाकर जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे।
जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा होगा बेटा उसे मैं कैथोड कहूंगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज जमा होगा उसे मैं एनोड कहूंगा। हालांकि ये कैथोड और एनोड जो शब्द है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जब बैटरी चार्ज हो रही होगी ना तब बेटा नाम एग्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए ये नाम याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बेटा कब का डायग्राम बना रहा हूँ, जब ये डिस्चार्ज हो रही है। जब चार्ज हो रही होगी तो बेटा यही नाम उल्टे भी हो जाते हैं। ठीक है, एक पर बेटा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। जैसे इस पर चार्ज पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरे पास एक तरीके से हायर पोटेंशियल है और ये मेरे पास एक तरीके से लोअर पोटेंशियल है, और ये है हमारी बैटरी। तो बैटरी का बेसिक काम है करंट को दौड़ाना, और करंट को दौड़ाने के लिए उसे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं इसको हम आगे जाके एक नाम देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं एक बात और लिख देता हूं कि बैटरी जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है, वो प्रोवाइड कराती है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो द चार्ज, टू फ्लो द करंट। बेटा लिखना चाहो तो इस बात को लिख सकते हो, बैटरी प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो द चार्ज। बड़ा चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी जो है बड़ा वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी। और मेरे प्यारे वाले बच्चों, ये जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कराया है इसका मैं आगे जाकर नाम निकाल दूंगा ईएमएफ, ये बड़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको मैं ऐसे ई से रिप्रेजेंट करूंगा। बाद में और डिटेल में देख लेंगे इसको। जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आया है बेटा उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे और उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मान लो कि मैंने कोई तार यहां से यहां लगा दिया, कंडक्टिंग वायर लगा दिया यहां से। अब यहां पर हायर पोटेंशियल है, यहां पर लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस तार में इलेक्ट्रिक फील्ड है यूं, तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ा भागे भागे आएंगे यूं। बड़ा नेगेटिव चार्ज पूरे सर्किट में यूं जाएगा, और जैसे ही इसमें नेगेटिव चार्ज यूं जाएगा, इसका मतलब करंट जाएगा ऐसे। और अगर ये बल्ब है, मान लो बड़ा ये बल्ब है, यहां पर बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इतनी डिटेल एक बार के लिए आपके पास काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ। ईएमएफ को लेकर ना भले ही 50 बातें बोल दूं, मेन बात आपके काम की सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस पूरी की पूरी बैटरी ने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और उस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फोर्स है, नाम में तो फोर्स है लेकिन एक्चुअल में फोर्स नहीं है। एक्चुअल में दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बस नाम ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वो मैंने नहीं निकाला, पहले से निकला हुआ है। ठीक, आगे चलते बेटा। जैसे मैंने यूं कहा कि नेगेटिव चार्ज लगातार यूं दौड़ेगा, तो जब आपका नेगेटिव चार्ज ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दौड़ेगा तो वो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस भी फेस करेगा। उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये बेटा आपका जो स्मॉल आर होगा, मतलब ये जो बैटरी का इंटरनल, समझ में बात, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन भागा यहाँ आया, फिर यूं चलते वापस आता है, फिर यूं चलते वापस आता है, फिर चलते वापस आता है। यही इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से गुजरेगा तब वो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। इस बैटरी के कारण ही रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने नाम निकाल दिया इसे इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इजंट इट ऑब्वियस कि दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को बड़ा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आने के लिए उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, हिंड्रेंसेस उतनी ही ज्यादा होंगे। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस विल बी, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेट्स का एरिया।
ये जो बेटा प्लेट्स हैं इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब एरिया प्लेट्स का जितना ज्यादा होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अगेन ही बहुत ऑब्वियस है, प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा कूद कूद कर इन प्लेट्स पर आना उतना ही आसान होगा और बड़ा करंट उतनी आसानी से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरा पॉइंट, बड़ा रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होगा। सर आपने पहले तो सिखाया था कि रेजिस्टेंस जो है वो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर नहीं, बट रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे वैसे घटेगा। सर अपने तार में तो उल्टा पलटा, बेटा तार की कहानी अलग थी। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हल्का फुल्का अगर गर्म कर दूंगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या कैटायंस अनायंस एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जा पाएंगे, और जितना आराम से जा पाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अगर तुमने बैटरी का अगर मान लो कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा। आपने इस बात को नोटिस भी किया होगा कि हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो ख़ास तौर से सर्दियों के टाइम पर स्टार्ट होने में बड़े नखरे करती हैं। गर्मियों में फिर भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट होने की जो जिम्मेदारी है वो गाड़ी के इंजन की नहीं है, वो गाड़ी के बैटरी की है। अब सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर होता है बहुत कम, तो हमारी जो गाड़ी की जो बैटरी है उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, है कि नहीं। और जब तक बैटरी से करंट फ्लो होकर इंजन तक नहीं जाएगा तब तक इंजन काम नहीं करेगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो पुरानी गाड़ियां होती हैं, स्कूटी होती है, बाइक होती है या इवन कार वगैरह होती है, अगर वो पुरानी है तो सर्दियों में वो हल्का सा समय लेती हैं स्टार्ट होने में। रीजन समझ में आ गया, सर्दियों में टेम्परेचर है कम तो बड़ा गाड़ी का जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ज़्यादा। इंटरनल रेजिस्टेंस है ज़्यादा तो करंट को फ्लो कराने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायंस और अनायंस का भागना है ये मुश्किल हो जाता है, और जितना ये चार्ज का भागना मुश्किल होगा करंट का यहाँ पर जाना भी उतना ही मुश्किल होगा। और करंट जब तक बेटा उस बैटरी से इंजन तक नहीं जाएगा तब तक इंजन रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और जब तक इंजन रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक इंजन चलेगा ही नहीं। ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, काम की भी नहीं है, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों है, क्या है बेटा, हो सकता है कि आपको कभी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा दें, फिजिक्स में कभी ये काम नहीं आता, मैंने तो ऐसे ही स्टेट कर दिया, मैंने बस बोल दिया, बहुत है। आगे चले, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। बैटरी को बेटा हम सर्किट में कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आपके पास आइडियल बैटरी है, सर ये आइडियल बैटरी कौन सी होती है, अरे बेटा आइडियल बैटरी वो होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ठीक है, उसको आप हमेशा ऐसे दिखाओगे। आइडियल बैटरी को आप हमेशा ऐसे दिखाओगे, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, दैट्स इट। और तो और बेटा यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा मैंने क्या बोला था, ईएमएफ, वैसे ही यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ। बात समझ आ गई। इस पॉइंट के मुकाबले इस पॉइंट का ध्यान से देखना, मैंने एक तरीके से ना इधर वाला जो हिस्सा है ना और इधर वाला जो हिस्सा है, ये दोनों हिस्से वही है जो ये और ये, तो ये और ये। हायर पोटेंशियल वाला जो है बेटा मैंने उसको एक बार के लिए कैथोड बोल दिया है, इधर वाले को मैंने एनोड बोल दिया। हालांकि कैथोड एनोड बेटा नाम बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, जैसे बेटा आप इसको चार्जिंग वगैरह की वजह, सॉरी डिस्चार्ज भी अगर वो चार्ज हो रहा होगा तो। कहने का अर्थ बेटा ये कि ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल, छोटी वाली जो लाइन है वो लोअर पोटेंशियल, बड़ी वाली जो लाइन है वो हायर पोटेंशियल, और यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। इधर से इधर आओगे तो ई पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर इधर से इधर जाओगे तो ई पोटेंशियल घटेगा। सिंपल सिंपल। ये आपकी बेटा बैटरी है। बैटरी के लिए पूरा का पूरा ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में ऐसे दिखा दिया करो, बहुत है। ये हमारी आइडियल बैटरी।
अब बात करता हूं हमारी नॉन आइडियल बैटरी की, जो अक्सर रियल लाइफ में होती है, क्योंकि बैटरी के साथ हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। और आप हमेशा नॉन आइडियल बैटरी को ऐसे दिखाया करो, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, और ये बेटा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो छोटी लाइन है ये बेटा लोअर पोटेंशियल, ये बड़ी लाइन आपका हायर पोटेंशियल, और यहां से तक का हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस आपका ईएमएफ है, ये बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगेन बेटा इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका कैथोड है, इधर वाला हिस्सा एनोड है। अगेन बेटा मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, कैथोड एनोड के नाम पर झगड़े नहीं करने हैं, ये नाम चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, मेन बात क्या रखें कि इधर का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर का पोटेंशियल कम है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप ऐसे साइड में दिखा दिया करो। अगर आपने स्मॉल आर को यहाँ दिखा दिया तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। बस अक्सर बुक्स के अंदर, जेई मेन के अंदर, या बेटा मेरे लेक्चर के अंदर मैं ना स्मॉल आर को यहाँ दिखाता हूँ, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको यहाँ दिखाता हूँ। अगर यहाँ दिखा दोगे तो ऐसे नहीं कोई सवाल गलत हो जाएगा, वो तो वैसे रहेगा। ये स्मॉल आर जो है ये हमारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ गए मेरे प्यारे वाले बाल को? अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ। सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि भले ही नाम के अंदर फोर्स हो, लेकिन ये किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ज़रूर है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट ये ज़रूर लिखना, नॉट ए फोर्स। जो नाम है वो थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिंग है। नाम में भले ही फोर्स हो लेकिन ये फोर्स नहीं है। तो सर एक्चुअली ये है क्या? बैटरी के जो दोनों जो प्लेट्स हैं, चार्ज पार्टिकल जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आता है तो उस दौरान उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कोर्स केमिकल एनर्जी से आती है। जब भी बैटरी ऑफ कोर्स है ना एक तरह से सोर्स की तरह काम कर रही है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो उस चार्ज पार्टिकल ने एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रेवल करने के अंदर अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ाई होगी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई होगी ऑफ कोर्स वर्क डन बाय बैटरी, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो केमिकल एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज टू फ्लो ए चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोलाइट प्लेट, सॉरी वन प्लेट टू अनदर प्लेट इज नोन एज योर ईएमएफ। मैं बड़ा एक बार शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि इट इज वर्क डन per unit charge by battery on a charge traveling from one plate to another। हालांकि ये जो बैटरी ने वर्क डन किया है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि बैटरी ने उतना ही वर्क डन किया होगा जितनी उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। आप दोनों तरह से बोल सकते हो कि बैटरी ने वर्क डन किया वो हो गया एक्चुअली, सॉरी बैटरी ने जो वर्क डन किया है वो चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ा रहा है। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूं कि इट इज chemical energy consumed in battery per unit charge to travel charge from one plate to another। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बट आपके पास एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट है ये रही।
बड़ा बीच में ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपके पास है ही। ये मेरे पास कोई ना कोई क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज चलते 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 यही वाला क्यू चार्ज चलते चलते बेटा यहाँ पहुँचा। जब ये क्यू चार्ज यहाँ पर था तो उसके पास बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। जब यही क्यू चार्ज चलते चलते यहाँ पहुँचा तो उसके पास खूब सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आने के पीछे हम दो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक तो ये कि इन बैटरीज ने कुछ न कुछ इस चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन किया है, और दूसरा ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई है। तो ये चार्ज पार्टिकल जब चलते चलते यहाँ से यहाँ आया तो EMF इज सिंपली डिफाइंड एज वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, कि बैटरी ने चार्ज पार्टिकल पर कितना वर्क डन किया डिवाइड बाय चार्ज से डिवाइड कर दो, या फिर कितनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई डिवाइड बाय क्यू चार्ज बेटा जिसको ये केमिकल एनर्जी मिली है। बस दिस इज डिफाइंड एज योर EMF। एक बार जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो उसके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है ही, कोई रेजिस्टेंस वगैरह होगा तो ये चार्ज पार्टिकल बड़ा वापस चलते 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 यहाँ आ जाएगा। जब वापस बड़ा चार्ज पार्टिकल यहाँ चलते चलते आ जाएगा तो वापस लूटा पिटा आएगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर गया तो खूब सारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास। फिर ये किसी रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, जब रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो ये अपनी सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस रेजिस्टेंस को दे देगा। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। फिर वही चार्ज पार्टिकल लूटा पिटा वापस से यहाँ आ जाएगा। फिर से क्या होगा कि जो आपका केमिकल है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो इस चार्ज पार्टिकल को खूब सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा 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 देगा, कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। जो केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी पर यूनिट चार्ज बेटा वही आपकी बैटरी की EMF है। फिर ये चार्ज पार्टिकल जब वापस से लोड के थ्रू से गुजरेगा तो लोड को अपनी सारी सारी एनर्जी देकर वापस से दूसरे प्लेट के पास आ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि EMF जो है वो बेसिकली किसी भी बैटरी की वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है जिसके कारण वो सर्किट के अंदर चार्ज को फ्लो करा सकती है। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअली मैं बोलने को ऐसा बोल सकता हूं, बाकी बड़ा डेफिनेशन तो यही है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि EMF इज capability of battery to flow charge in circuit। सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो कराने की जो क्षमता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से EMF बोलते हैं। चार्ज को फ्लो कराने की जो क्षमता है वो बैटरी के EMF के कारण आएगी। यहाँ से बेटा EMF के बारे में कुछ बातें बोलना चाहो बोल सकते बेटा। स्केलर अपॉन स्केलर, ऑफ कोर्स ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। मैं आपसे पूछूं कि बेटा यूनिट क्या होगी तो आप बोलोगे सर ऊपर तो जूल है, नीचे बेटा आपका चार्ज है तो जूल पर कुलाम्ब। मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ कि जूल पर कुलाम्ब को अगर आप लिखना चाहो तो वोल्ट भी लिख सकते हो। तो EMF बेसिकली एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर इस बैटरी के पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना होना तो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी EMF के बराबर ही होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी डायमेंशन क्या है तो ऊपर थोड़ा वर्क किया एनर्जी की डायमेंशन दैट इज mL2 T-2, नीचे चार्ज की डायमेंशन दैट इज ऑफ कोर्स IT, और मेरे पास है ये आ गया है mL2 T-3 I-1। ये हमारे पास बड़ा क्या आ गया EMF की डायमेंशन। याद रख सको थोड़ा याद रख लो, ना याद रखो तब भी कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर बैटरी आइडियल हुई तो बैटरी के कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों प्लेट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर ही आएगा। तो एक पॉइंट मैं और लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इफ बैटरी इज आइडियल देन potential difference across plates of battery is equal to EMF। अगर बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो IR वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ वो EMF वाला पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। आइडियल बैटरी की बात कर रहा हूँ, नॉन आइडियल हुई तो क्या फर्क पड़ेगा अपन देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चले। नेक्स्ट इज बेटा बैटरी के ऊपर, हर बैटरी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तीन चीज़ें खास तौर से बेटा बैटरी पर लिखी रहती है। एक
कि वो बैटरी कितनी एनर्जी दे सकती है, या फिर बेटा बैटरी वो कितना वर्क डन कर सकती है। एनर्जी बैटरी कैन प्रोवाइड, ये लिखा रहता है बेटा, ठीक है। दूसरा लिखा रहता है बेटा वो बैटरी कुल कितना चार्ज दे सकती है। भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब बेटा बैटरी सारा का सारा चार्ज दे देगी और बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी, तो बैटरी कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकती है। टोटल चार्ज दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय बैटरी बिफोर डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज होने से पहले बड़ा कुल कितना चार्ज दे सकता है, मैं उसको क्यों लिख रहा हूं। साथ ही साथ उस बैटरी पर उसका ईएमएफ भी लिखा होगा। हालांकि मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर सीधी सी बात है कि टोटल चार्ज बैटरी दे सकती है क्यू, और वो जो टोटल चार्ज क्यू है उसको इतनी सारी एनर्जी दे सकती है यू के बराबर, तो ईएमएफ जो आएगा वो हमेशा ही यू बाई क्यू के बराबर आएगा। आपने अभी भी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि क्यू चार्ज को अगर यू एनर्जी देगी तो ईएमएफ की वैल्यू होगी यू बाई क्यू। जैसे मान लो बेटा कोई बैटरी है, उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है बैटरी इज रेटेड एज 3 किलोवाट आवर and 200 मिली एम्पियर आर। पहले तो इन दोनों का अर्थ क्या है, ऊपर वाला देखो किलोवाट इंटू आर, किलोवाट तो हो गया पावर, आर हो गया ऑफ कोर्स टाइम, पावर इंटू टाइम बेटा क्या है एनर्जी। तो इसका मतलब ये बैटरी की एनर्जी है कि बैटरी कुल इतनी एनर्जी दे सकता है। तो अगर मुझसे पूछ ले कि ये बैटरी कितनी टोटल एनर्जी दे सकता है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि कुल एनर्जी दे सकता है 3 किलोवाट, बड़ा किलो मतलब 1000 वाट इंटू आर, आर इज बड़ा ऑफ कोर्स 3600 सेकेंड्स, बड़ा वाट इंटू सेकेंड इज ऑफ कोर्स जूल्स। बड़ा मेरे पास है आ गया 6 3 18 108 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, बड़ा वाट इंटू सेकेंड इज ऑफ कोर्स जूल्स। इसका मतलब हमारी जो बैटरी है वो कुल मिलाकर हमें इतने जूल्स एनर्जी दे सकती है। कितना चार्ज वो बैटरी दे सकती है, क्योंकि कभी ना कभी बेटा बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाएगी, जितना चार्ज उसको देना था वो दे देगी। कितना चार्ज दे सकती है वो ये है। सर कैसे पता आपको कि ये चार्ज है, देखो मिली एम्पियर तो हो गया करंट और आर हो गया ऑफ कोर्स टाइम। करंट इंटू टाइम इज ऑब्वियसली बेटा क्या चार्ज, तो इतना चार्ज बेटा कुल मिलाकर बैटरी दे सकती है। 200 मिली एम्पियर, बेटा मिली मतलब 10 रेज़ टू पावर 3 एम्पियर इंटू बेटा 1 आर, बेटा 1 आर इज ऑफ कोर्स 3600 सेकेंड्स। बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया है 0.2 बेटा इससे गया 720 आ गया वो शायद 720 कुलाम। कुल मिलाकर इतना चार्ज दे सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेना, ये इधर क्या तो 0.2 बड़ा उससे मल्टीप्लाई हुआ थोड़ा, ठीक है वो 0 तो उससे कैंसिल हो गया, 720 कुलाम चार्ज दे सकती है। अब मैं इस बैटरी का ईएमएफ खुद निकाल सकता हूँ। सर कैसे, ईएमएफ क्या होता है कि इतने चार्ज को इतनी केमिकल एनर्जी उस बैटरी ने दी है। हम जानते हैं कि ईएमएफ बेसिकली है क्या कि कितनी केमिकल एनर्जी दी है पर यूनिट चार्ज। आपने कितनी एनर्जी दी है बेटा वो लिखना चाहो वो लिख दो, ये लिखना चाहो ये लिख दो, आपकी मर्जी है बेटा। दैट इज 108 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई ऑफ कोर्स 720। बेटा ये जीरो बेटा क्या हो गया कैंसिल, बेटा 72 और ये बेटा 36 से बेटा कैंसिल हो जाएगा। 36 में बेटा ये मेरे पास 2 आएगा, ये मेरे पास आएगा 3, बेटा मेरे पास से ये आ गया 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 जूल पर गुलाम। बेटा जूल पर गुलाम इज ऑब्वियसली वोल्ट्स। अब आप एक छोटा सा होमवर्क करना, आप क्या करना कि आपके पास बड़ा फ़ोन होगा। वैसे आजकल तो बहुत सारे फ़ोन तो ऐसे आते हैं जिसमें बैटरी निकाल नहीं सकते, लेकिन काफ़ी सारे फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें बैटरी निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करना, आप अपने फ़ोन की बैटरी निकालना
और उसके पीछे चेक करना, यहाँ कहीं कॉर्नर के अंदर ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी? यू दे रखी होगी बेटा बैटरी की, उसका क्यू दे रखा होगा और उसका ईएमएफ दे रखा होगा, पक्का दे रखा होगा। यूनिट बेटा मैंने बता दिया, एनर्जी बेटा किलो वाट आर टाइप से आएगी, ये जो है किलो एम्पियर, ये एम्पियर इंटू आर टाइप से आएगी, और ये ऑफकोर्स वोल्ट में आएगी। आप एक काम करना, ये पता करना कि वो बैटरी कितना एनर्जी दे सकता है, ये पता करना कि वो बैटरी कुल मिलाकर कितना चार्ज दे सकती है, फिर उन दोनों को डिवाइड करके ये पता करना कि उस बैटरी का ईएमएफ कितना है। फिर आप चेक करना कि आपने जो ईएमएफ निकाला है वो और बैटरी पर जो ईएमएफ लिखा हुआ है वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, एक कि तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, दूसरी ये कि ऑफ कोर्स है ना कंपनी ने ऐसे झूठ लिख दिया हो। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेना कि एनर्जी कितनी है उस बैटरी की, उस बैटरी के पास टोटल चार्ज कितना है और उस बैटरी का ईएमएफ कितना है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये सारा होमवर्क कर लेना और बेटा इसको अपने क्लास का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भेज देना। बैटरी की फोटो साथ ही साथ तुमने जो कैलकुलेशन किए वो सारे फोटो ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, और मैच करना चाहिए आंसर, ऐसा नहीं कि मैच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला काम तो लेकिन कर ही लेना। ठीक है, नेक्स्ट, बैटरी एज ए सोर्स। वैसे अक्सर बेटा बैटरी सोर्स की तरह ही यूज होती है, जिसमें उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये जो बैटरी है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएगी वो बाकी लोड वगैरह यूज कर लेंगे। तो व्हेन आई से बैटरी एज अ सोर्स, आई मीन दैट कि हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। जैसे मान लो लाइट चली गई तो हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर जो बैटरीज हैं वो अब सोर्स की तरह काम कर रही है, तो उसकी केमिकल एनर्जी लगातार खपती जा रही है, मतलब लगातार यूज होती जा रही है, और वो केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो हमारे घर के जो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो लगातार यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन के अंदर इस टाइम पर जो बैटरी है, अगर मान लो कि हम मोबाइल फ़ोन में गेम खेल रहे हैं या फिर लेट्स से लेक्चर देख रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, कहाँ से आएगी? उस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उससे आएगी, और उसका केमिकल एनर्जी लगातार कंज्यूम हो रही होगी और ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारी जो बैटरी है वो सोर्स की तरह काम आ रही है। फिर से बोल दो बेटा, सोर्स की तरह काम आ रही है, इट मीन्स दैट कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लीजिए बट आपके पास बैटरी को किस तरह से दिखाते हैं मैं समझा चुका हूं। ये बैटरी का ईएमएफ बड़ा यहां लिख दिया करो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप यहां लिख दिया करो, और ये हमारे पास बैटरी है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक तरह से ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं इधर वाले पॉइंट को बी बोल रहा हूं और इधर वाले पॉइंट को बोल रहा हूं ए। ये ए और बी जो है ये एक तरह से हमारे जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स हैं, जो दोनों प्लेट्स हैं ना वो है। मैं साइड में लिख भी देता हूं कि ए एंड बी जो है दीज आर टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के टर्मिनल्स। करंट जो आएगा सोर्स वाले केस में, जब आपकी बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही होगी तो करंट लोअर पोटेंशियल से एंटर करेगा और हायर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा। ये बेटा लोअर पोटेंशियल है, ये आपका हायर पोटेंशियल है। बैटरी का हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ, तो यहां से एंटर करेगा, यहां से एग्जिट करेगा। लेट्स से द वैल्यू ऑफ करंट इज आई। ठीक, कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल difference across टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बेटा मुझे एक तरीके से VA माइनस VB निकालना है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा काम है। बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो बहुत ही आसान सा काम है। लेट्स से बेटा यहां का पोटेंशियल है x, कितना मान लो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाते हो तो मैंने कई बार याद करा रखा है कि पोटेंशियल घटता है,
रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? आई आर। एक्स तो पहले से था तो यहां का पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस आई आर। ठीक है, फिर ये लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना पोटेंशियल बढ़ेगा? ई, ईएमएफ के बराबर। तो यहां पर आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, यहां का पोटेंशियल अगर एक्स माइनस आई आर तो यहां का पोटेंशियल आ गया एक्स माइनस आई आर प्लस ई। जो पोटेंशियल बढ़ा यहां का वही पोटेंशियल यहां का, क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस मैंने दिखा नहीं रखा। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वेरी सिंपल, ए वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल मुझे पता लग गया है एक्स प्लस ई माइनस आई आर। बी वाले पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता ही है, बड़ा कितना है? एक्स। एक्स से एक्स हो गया कैंसिल और मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई है ई माइनस आई आर। तो जब भी बैटरी सोर्स की तरह काम होगी बड़ा, उस टाइम पर वो पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होगा उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। सर आपने तो कहा था कि बैटरी जो है वो ईएमएफ प्रोवाइड ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश कराती है। हाँ कहा था, मैंने आइडियल के लिए कहा था कि अगर आपके पास आइडियल बैटरी है तो उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये वाली टर्म नहीं होगी, तो उस केस में जो बैटरी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ के बराबर ही हो जाएगा। ये जो आईआर का जो ड्रॉप आया है वो तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है उसके कारण आया है। तो अगर आइडियल बैटरी हुई तो वो तो पूरी कोशिश करेगी कि दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई हो, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अगर बेटा मैं दोनों प्लेट्स के बीच में कोई तार जोड़ दूंगा तो उसमें करंट बह सकता है, और ये जो करंट बहाने की जो क्षमता है यही तो बेटा हमारे इस बैटरी का ईएमएफ होती है। आई होप इट्स ओके। ये आई आर का ड्रॉप क्यों आया? क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो आइडियल नहीं है, तो आई आर का जो ड्रॉप है बेटा वो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में आ गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगेन याद रखना। नेक्स्ट इज अगला पॉइंट, बड़ा इसमें मेरे पास अगला पॉइंट कि आखिर कितनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। सोचते हैं बेटा, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। बेटा किस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है बताओ। सोचते हैं बेटा, कितनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई डिवाइड बाय उस केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करने में कितना समय लगा, यही तो ऑफ कोर्स हमारी रेट है। मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि बैटरी जो है वो वर्क डन करती है, या फिर बड़ा ऐसे कहें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, और क्यू चार्ज पर को लेट से एनर्जी देती है ई, सॉरी बेटा को एनर्जी देती है यू, तो दिस यू इज ऑफ कोर्स ई इंटू क्यू। बेटा याद है ना, ई को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं यू बाई क्यू। तो इसमें बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए कोई डी क्यू चार्ज अगर यहां से यहां आया है, कोई डी क्यू चार्ज अगर यहां से यहां आया है, तो केमिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, जो केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है उसकी वैल्यू होगी ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू। क्योंकि ईएमएफ क्या था? ईएमएफ था एन केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट चार्ज। डीक्यू चार्ज गया है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? डीक्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। डिवाइड बाई, बेटा तो एनर्जी कंज्यूम्ड है, डिवाइड बाई dt। इस dq अपॉन dt को हम पहचानते हैं बेटा, दैट कम्स आउट टू बी e इंटू आई। अगेन बेटा अच्छा फॉर्मूला है, इस रेट से लगातार आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती जा रही है। लेकिन ये सारे के सारे जो केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है ये बैटरी ने बाकी लोड को नहीं दिया। बेटा मान लो कि ये आपके पास लोड है, तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी केमिकल एनर्जी लोड को दे दी ना, सारी नहीं दी, उसका एक फ्रैक्शन दिया है। क्यों सर? क्योंकि कुछ करंट जो है वो तो उस बैटरी में से भी गुजर रहा है, जो करंट बैटरी में से गुजर रहा है उसके कारण ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है उसके कारण ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी लगातार गर्म होगा। तो सारा का सारा जो पावर क्रिएट हुआ है वो सारा का सारा पावर लोड को नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका एक हिस्सा दिया जाएगा। कुछ एनर्जी इस बैटरी ने खुद को ही गर्म करने के अंदर यूज ले ली है, जस्ट बिकॉज कि बैटरी के पास भी रेजिस्टेंस है और उसमें से अगर करंट जाएगा तो बैटरी भी गर्म होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं बेटा ऐसा लिख सकता हूं कि पावर लॉस्ट इन हीटिंग the batteries
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसको गर्म करने में जो पावर लॉस हो रहा है वो भी कंसीडर करो। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से तो करंट है I, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है R, तो मैं सीधा ही लिख सकता हूं कि इट इज बेसिकली I² इंटू R। सिंपल, इट इज बेसिकली I² इंटू R। अब बेटा वापस से मुद्दे पे आता हूं। इसका मतलब इस रेट से लगातार आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसमें से इतनी एनर्जी तो बैटरी खुद ही यूज कर रही है खुद को ही गर्म करने में। तो आउटपुट पावर कितना हुआ आपका? पावर आउटपुट कितना हुआ? तो आप कहोगे सर मेरा पावर आउटपुट हुआ है EI माइनस I² इंटू R। इस रेट से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद ने उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को गर्म करने में ही यूज आ गई है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये आपका पावर आउटपुट है। आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, अगर किसी फोन को अगर हम बहुत ही लगातार गेमिंग के अंदर या फिर वीडियो देखने में अगर यूज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी बैटरी हल्की सी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस गेम को खेलने में या फिर उस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारे करंट की पावर की जरूरत पड़ती है। जब इतना सारा करंट उस बैटरी में से गुजरता है तो बैटरी भी लगातार गर्म होती रहती है। तो इसका मतलब आपको जितनी एनर्जी चाहिए थी बैटरी ने उतनी एनर्जी नहीं दी है, उससे ज़्यादा दी है, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो खुद बैटरी गर्म करने के अंदर भी ले गई। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बड़ा बैटरी हमारी आइडियल हो, लेकिन आइडियल बैटरी बनाना मुश्किल है, नामुमकिन ही मान लेते हैं। तो सवालों में आइडियल बैटरी होती है, अदरवाइज थोड़ा बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ये आ गया हमारा पावर आउटपुट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दैट इज E माइनस IR इंटू I। ये जो E माइनस IR है बेटा ये आपका एक्चुअली बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। आई होप सारे के सारी बात आप समझ गए होंगे। यहां पर मैं एक छोटी सी टर्म बेटा और बता रहा हूं, एफिशिएंसी, जिसे हम बेटा नीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कुल मिलाकर कितना पावर आउटपुट दिया हमारी बैटरी ने डिवाइड बाय कितना पावर इनपुट है। अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 100। पावर आउटपुट कितना दिया बैटरी ने? कुल मिलाकर बड़ा पावर आउटपुट दिया है EI माइनस I² इंटू R। ये बैटरी ने लगातार पावर लोड को दिया है, लेकिन बैटरी ने जो पावर इनपुट लिया है, जो केमिकल एनर्जी ली है, उसकी रेट ये थोड़ी है, वो तो ज्यादा ली है। वो कितनी ली है बेटा? वो ली है आपने EI। वो कितनी ली बेटा आपने? EI। दैट इज 1 माइनस I से बेटा I कैंसिल। ये बेटा आपकी एफिशिएंसी है। और अगर आपको एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में निकालनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि देख भाई तूने पावर आउटपुट जो किया है और जो तूने केमिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम यूज की है या एक्सट्रैक्ट किया, दोनों बराबर नहीं है। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये जो रेशियो आएगा बेटा 1 से हल्का सा छोटा आएगा। मान लो इसकी वैल्यू 0.5 आई, इसका मतलब 50% एनर्जी ही आपने लोड को दी, बाकी 50% एनर्जी तो आपने खुद को गर्म करने में ही यूज कर ली। मान लो बेटा इसकी वैल्यू 0.7 आई, तो इसका मतलब 70% एनर्जी ही आपने बेटा लोड को दिए, बाकी 30% तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी को गर्म करने में खर्च हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे? आगे चलते हैं।